इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक सेमेस्टर 6 का पेपर 13 का यूनिट 3 का पॉइंट 5 टैक्सेबल कैपेसिटी की चर्चा करूँगी। हमारा प्रश्न है, कर देय क्षमता से आप क्या समझते हैं? भारत में कर देय क्षमता को स्पष्ट करें। कर देय क्षमता का वास्तविक अर्थ बतलाने से संबंधित विचारधारा प्राचीन काल से ही विवादास्पद है। आज अनेक अर्थशास्त्री इसका अर्थ स्पष्ट करने के संबंध में एकमत नहीं है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं देने का प्रयास अवश्य किया है, किंतु वे भी अस्पष्ट हैं। कर देय क्षमता का आशय किसी समुदाय की अधिक से अधिक कर देने की क्षमता या शक्ति से है। यह करारोपण की वह अधिकतम सीमा निर्धारित करती है जिसके बाद करारोपण का समुदाय की कार्य क्षमता तथा उत्पादन करने की तत्परता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात लोगों की कार्यक्षमता में कमी आने लगती है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा करदान क्षमता की प्रमुख परिभाषाएं निम्न है। सर जोसिया स्टैम्प के अनुसार करदान क्षमता कुल उपयोग पर कुल उत्पादन का आधिक्य है। यह वह अधिकतम राशि होती है जो कि इस देश के नागरिक बिना आनंद रहित जीवन बिताए और आर्थिक संगठन को बहुत अधिक उथल पुथल किए बिना ही राजकीय अधिकारियों के व्यय की ओर अंशदान करते हैं। वहीं प्रोफेसर फिनले सिराज के अनुसार करदान क्षमता निचोड़ की सीमा है। एक न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन का कुल आधिक्य है जो जीवन स्तर को प्रभावित किए बिना उतना ही उत्पादन करने के लिए आवश्यक हो। करदान क्षमता के उपरोक्त अर्थ को स्वीकार करने में दो कठिनाइयां हैं। पहला है, यह कैसे जाना जाए कि कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए कितना व्यय आवश्यक है। दूसरा है, यह जानना भी कठिन है कि पूंजी परिसंपत्तियों के ह्रास की व्यवस्था किस आधार पर की जाए। अब हम करदान क्षमता के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ टैक्सेबल कैपेसिटी करेंगे। प्रोफेसर फिनले सिराज द्वारा करदान क्षमता का प्रयोग निम्न दो अर्थों में किया गया है। पहला है निरपेक्ष करदान क्षमता, एब्सोल्यूट टैक्सेबल कैपेसिटी। इसका आशय करारोपण की उस अधिकतम सीमा से है जो समाज पर किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं डालती है, अर्थात निरपेक्ष करदान क्षमता किसी व्यक्ति या समाज की करदान क्षमता का माप है। यह संकल्पना सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तो उपयुक्त है, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से निरर्थक है। अतः यह कहा जा सकता है कि निरपेक्ष करदान क्षमता का संबंध करदान की मानसिक स्थिति से होता है, जिनका वैज्ञानिक माप संभव नहीं है, इसलिए यह संकल्पना उपयुक्त नहीं है। और दूसरा है सापेक्ष करदान क्षमता, रिलेटिव टैक्सेबल कैपेसिटी। इसका आशय समाज के विभिन्न अंगों की तुलनात्मक भुगतान क्षमता से होता है। उदाहरण के लिए, धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन वर्ग की करदान क्षमता कम होती है। स्पष्ट शब्दों में, सापेक्ष करदान योग्यता या क्षमता का आधार समाज के दो या अधिक अंगों की करदान क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन होता है। करदान क्षमता निर्धारित करने वाले तत्व, फैक्टर डिटरमिनिंग टैक्सेबल कैपेसिटी। किसी देश की करदान क्षमता कई तत्वों पर निर्भर करती है। मुख्य तत्व जो करदान क्षमता को प्रभावित करते हैं वे इस प्रकार हैं। पॉइंट 1, राष्ट्रीय आय का आकार, साइज ऑफ नेशनल इनकम। एक देश की करदान क्षमता मुख्यतः राष्ट्रीय आय के आकार पर निर्भर करती है तथा राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय साधनों के उचित उपयोग, कौशल, तकनीक, निवेश के ढंगों पर निर्भर करती है। यद्यपि राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी, करदान क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी तथा राष्ट्रीय आय जितनी कम होगी, करदान क्षमता भी उतनी ही कम होगी। हमारा पॉइंट 2 है जनसंख्या का आकार तथा वृद्धि दर, साइज एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या का आकार और उसकी वृद्धि दर करदान क्षमता को बड़ी सीमा तक प्रभावित करती है। जनसंख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही करदान क्षमता कम होगी, क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि से उपभोग व्यय बढ़ जाएगा।
पॉइंट 3 है आय और संपत्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यदि संपत्ति एवं आय का वितरण असमान होता है तो करदान क्षमता ऊंची होगी, क्योंकि सरकार के लिए समाज के समृद्ध वर्ग पर ऊंचे तथा प्रगतिशील कर लगाकर भारी मात्रा में राजस्व एकत्र करना सरल होगा, क्योंकि समृद्ध लोगों की कर देय क्षमता निर्धन लोगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। पॉइंट 4 है करारोपण का ढंग, पैटर्न ऑफ टैक्सेशन। करदान क्षमता करारोपण की स्थिति और ढंग पर निर्भर करती है। यदि कर प्रणाली सुनियोजित तथा विस्तृत आधार वाली है तो अधिक राजस्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि अर्थव्यवस्था मितव्ययता एवं सुविधा के सिद्धांतों का पालन करती है तो करदान निश्चय ही अधिक होगी। पॉइंट 5 है प्रशासनिक क्षमता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। एक अच्छी एवं कुशल प्रशासनिक मशीनरी भी करदान क्षमता का माप करती है। यदि कर एकत्रित करने वाली मशीनरी कुशल एवं ईमानदार है और कर एक समान रूप से लागू है तो कर वंचना कम की जा सकती है, जिससे करदान क्षमता बढ़ेगी। पॉइंट 6 है मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। करदान क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि मौद्रिक अनुशासन कैसे बनाए रखा जाता है और आर्थिक वृद्धि की प्राप्ति के लिए राजकोषीय उपकरणों का कैसे प्रयोग किया जाता है। यदि सरकार राजकोषीय उपकरणों जैसे करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा उधार लिए कोषों का प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए करती है तो राष्ट्रीय आय तथा करदान क्षमता दोनों में वृद्धि होगी। अब हम भारत में करदान क्षमता को देखेंगे। टैक्सेबल कैपेसिटी इन इंडिया। भारत में करदान क्षमता एक सहज प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यह अच्छे वर्ष और बुरे वर्ष में बदलती रहती है, क्योंकि यह कृषि पर निर्भर करती है जो कि सदा अस्थिरता की स्थिति में रहती है। हम सब जानते हैं कि कृषि एक मॉनसून का जुआ है। भारत की कर देय क्षमता के पक्ष एवं विपक्ष में दो परस्पर विरोधी तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं जो निम्न हैं। भारत में करदान क्षमता के पक्ष में तर्क। पॉइंट 1 है भारत में आर्थिक विकास हेतु योजनाबद्ध आर्थिक विकास का मार्ग अपनाया गया है। इससे भविष्य में उत्पादन एवं रोजगार की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है। इससे जनता की आय में वृद्धि होगी, जिससे कर देय क्षमता में वृद्धि संभव होगी। पॉइंट 2 है भारत में धन के वितरण में अत्यधिक विषमताएं विद्यमान है, अतः अधिक मात्रा में कर प्राप्त किए जाने की पूर्ण संभावना है। पॉइंट 3 है वर्तमान में सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है। इससे जनता की उत्पादन शक्ति में वृद्धि हुई है, जिससे करदान क्षमता भी बढ़ गई है। भारत में करदान क्षमता के विपक्ष में तर्क। पॉइंट 1 है हमारे देश में लगभग 80% जनता का जीविकोपार्जन का साधन कृषि है। भारतीय कृषि पूर्णतः संगठित नहीं है और इससे प्राप्त आय अनिश्चित है। अतः यह कहा जा सकता है कि जिस देश की 80% जनता की आय अनिश्चित है, वहाँ अधिक करदान क्षमता की कैसे अपेक्षा की जा सकती है। पॉइंट 2 है करदान क्षमता का निर्धारण में किसी देश की जनसंख्या एक महत्वपूर्ण घटक होती है। भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर 2.2% वार्षिक रही है। इसके फलस्वरूप जनता का जीवन स्तर गिर गया, जिससे नागरिकों की करदान क्षमता भी कम हो गई। पॉइंट 3 है विगत कुछ वर्षों में भारत सरकार के व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह वृद्धि प्रमुखतः प्रशासनिक सेवाओं, सुरक्षा आदि व्ययों में हुई है। इससे देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि संभव नहीं हो सकती, जिससे जनता की करदान क्षमता में कमी आई है। निष्कर्ष। उपयुक्त सभी विवेचनाओं द्वारा स्पष्ट है कि कर देय क्षमता निचोड़ की सीमा है। एक न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन का कुल आधिक्य है, जो जीवन स्तर को प्रभावित किए बिना उतना ही उत्पादन करने के लिए आवश्यक हो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।